हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग एक और प्रश्न सीखेंगे, है ना। इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो गो सरल रेखाएं, ठीक है। ये जो हमारा क्लास 10th का है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है ना, उसी से ये प्रश्न है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपको उसमें क्या होता है कि रेखाएं जो होती है, दो को रैखिक समीकरण युग्म दिया होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी, ठीक है। लॉन्ग में ज्यादातर आपको ग्राफ बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनाना है वो हम अगले क्लास में, ठीक है ना, वो अलग क्लास में बता देंगे कि जब हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया होता है तो वो ग्राफ से हल करने के लिए कैसे सीखेंगे, ठीक है ना, वो हम लोग अलग सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें प्रश्न जो है आपका, दो गो रैखिक समीकरण युग्म दे करके आपसे कहेगा कि ये समांतर है, ठीक है, या फिर इसका अद्वितीय हल है, या फिर इसका कोई हल नहीं है ना। अब उसमें ये दे देगा आपको कोई एक कंडीशन, और उसमें एक वैल्यू निकालना होगा, पी या के या कुछ भी, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न में हमको ये पता होना चाहिए कि दो रैखिक समीकरण युग्म कब इनका जो रेखाएं होंगी ये समांतर होंगी, कब ये प्रतिच्छेदी होंगी, कब ये समपाती होंगी, ठीक है। या फिर इसका हल जो होगा वो कब इसका हल अद्वितीय होगा, कब इसका हल अनंत होगा, और कब इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं कि अगर दो रेखाएं, ठीक है, a1x a1x b1y, है ना, इक्वल टू c1, ठीक है, a2x b2y और c2, अगर दो रेखाएं समीकरण युग्म ऐसे है, रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में जो होता है वो इसका अद्वितीय हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती है, इसका एक भी हल नहीं होता है, ठीक है ना। और एक भी हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक है। जब हल होगा तो वो संगत होगा। फिर तीसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, तीनों जब बराबर होता है तो इस स्थिति में रेखाएं जो होती है वो समपाती होती है, यानी कि अनंत हल होगा, ठीक है। तो अनंत हल होगा तो उस स्थिति में जो होगा वो समीकरण युग्म, समीकरण निकाय क्या होता है, संगत कहलाता है, ठीक है ना। इसमें संगत होगा, अनंत हल होगा, समपाती होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन से हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कि भाई समानांतर है, तो समानांतर वाला ये कंडीशन हम यूज करेंगे, फिर आसानी से इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि रेखाएं समानांतर है, चूंकि रेखाएं क्या है, समांतर है ना। देखिए, ये आपको शॉर्ट आंसर में भी पूछेगा, एकदम सेम टू सेम प्रश्न, ठीक है। यही वाला प्रश्न आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट आंसर टाइप में इतना बना करके, इतना लिख करके बनाएंगे, है ना। अगर हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा तो हम इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, है ना। डायरेक्ट 4/2 p/9, है ना, बस वहां से हम लोग मान निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें दो मतलब लिखने वाला में पूछा, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप में, तो हम लिख करके बनाएंगे कि चूंकि रेखाएं समांतर हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा कंडीशन कि भैया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो दुइये को से हमारा हो जाएगा काम, तो a1/a2 तो 4/2 इक्वल टू b1, p है, और b2 हो गया हमारा 9, हमको p का मान निकालना है ना। तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो 2 दूना 4 हो गया, तो p का मान हो जाएगा 2 गुना 9 यानी कि 18, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे हम तो 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो डायरेक्ट यहीं से करेंगे, भैया 4/2 बराबर p/9, है ना। भैया 2 दूना 4, 2 9 18, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम काहे इतना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि ए का मान निकालिए जिसके लिए समीकरण निकाय एक्स प्लस 10y बराबर 9 तो एक्स प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं, है ना। तो इसमें भी हम कंडीशन देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा कंडीशन हमारा यूज होगा। कोई हल नहीं है तो भैया a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं, ठीक है। नहीं सॉरी, कोई हल नहीं ना, तो कोई हल नहीं मतलब समानांतर, तो वही कंडीशन जो हमने यूज किया था। इसमें अद्वितीय हल है, और द्वितीय हल इसमें होगा a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, तो यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि समीकरण समीकरण निकाय निकाय का कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब हो गया a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा a1/a2, तो a2 हो गया हमारा 2, b1 10 और b2 हो गया 5, है ना। हमको निकालना मान किसका है, a का मान। तो a का मान तो यहाँ से निकल ही जाएगा आसानी से, नहीं। तो a बराबर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 2 गुना 2 यानी कि a का मान आ गया 4, ठीक है। बस हम कंडीशन जानेंगे, आसानी से बन जाएगा। अगर जान भी नहीं करेंगे कि भैया कोई हल नहीं होता है तो ये कब होता है, अगर यही नहीं जानेंगे कि भैया इतना होने पर कोई हल नहीं होता है तो कैसे निकालें, है ना। तो अगर आप कंडीशन जानते हैं आसानी से बनाइएगा, ठीक है। नहीं जानते हैं नहीं बनेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगता है भैया, इसमें अद्वितीय हल हो, है ना। तो अद्वितीय हल हम जानते हैं कि चूंकि, यहाँ लिखते हैं कि चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल कब होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो a का मान आ गया a1 हो गया k, a2 हो गया a2 हो गया 3, b1 इज नॉट इक्वल टू b1 हो गया 2 और b2 हो गया हमारा 1, ठीक है ना। तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल टू 3 उधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो 2 तिया 6, तो k का मान k इज नॉट इक्वल टू 6, है ना। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसा देंगे, हमको पूछ रहा है k का मान, तो यहाँ तो इज नॉट इक्वल टू आ गया, उससे मतलब नहीं है ना। k इज नॉट इक्वल टू 6 तो वही इसका मान हो गया, ठीक है ना। कि इसका मतलब हो गया कि k का मान 6 को छोड़कर k इज नॉट इक्वल टू 6, है ना। इज नॉट इक्वल टू मतलब हो गया 6 के बराबर नहीं, तो k का मान 6 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसी रूप में आपका आंसर होगा k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट में भी देखिएगा तो आपका इसी रूप में दे रहेगा, अगर इस प्रकार के रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में इसी प्रकार का रहेगा, k इज नॉट इक्वल टू 2, k इज नॉट इक्वल टू 5, k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो हम इसी रूप में इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। नोट कर लीजिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे थे ताकि आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, है ना। कि इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में तो एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझिए। चलिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें भी हमारा है ना। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है ना। तो इस पर संपाती वाला जो होता है, क्या कंडीशन होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होते हैं, तब रेखाएं जो होती है वो संपाती होती है, उसका अनंत हल होता है। इसमें भी आपका दिया गया अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल का मतलब तीनों बराबर, ठीक है ना, तीनों का अनुपात बराबर। यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं जो है वो कैसी है, संपाती है ना। चूंकि रेखाएं संपाती है इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2,
C2 है ना। तो हमको जिससे मान निकलेगा उसका निकाल लेंगे। तो भैया हमको क्या यूज करना है ना, तो देखो x का वैल्यू, x का गुणांक 1, यहाँ हो गया 3 बराबर b1 हो गया 2 और b2 हो गया हमारा k, है ना। आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो कोई जरूरत भी नहीं है ना। यहाँ से आ जाएगा हमारा k बराबर 2 गुना 3 यानी कि k का वैल्यू आ गया 6। ठीक है ना। तीसरा हमको लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए इसमें भी चूंकि अपरिमित रूप से अनिखल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के, है ना, रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल या अनंत हल है ना, अनेक हल है। इसलिए क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। तो यहाँ से भी a1 बटा a2 करेंगे तो k बटा 12 b1 बटा b2 3 बटा k c1 बटा c2, है ना। तो माइनस नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आप बस खाली ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही साइड होना चाहिए, है ना। c1 अगर बराबर के इधर है तो इधर, दोनों में इधर होना चाहिए, है ना। अगर उधर है तो दोनों में उधर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एगो इधर रखिएगा एगो उधर रखिएगा तो फिर आपका साइन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को एक साइड रखना है, ठीक है। दोनों को एक साइड रखेंगे तो बस आपका साइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो k माइनस 3 बटा k, है ना। आप इन दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ना यदि यहीं से निकाल लीजिए ना, 3 बटा के बराबर k माइनस 3 बटा के, ठीक है। ये तो के कट गया भाई, ये तो के कट गया नहीं। तो आगे हमारा 3 बराबर k माइनस 3, तो k इधर आ जाएगा, k बराबर 3 इधर आके जुड़ जाएगा 3, k बराबर 6। चलिए कैसे हम निकाल लीजिए, एरो से निकाल सकते हैं, k स्क्वायर बराबर 12 3 36, तो k बराबर 6 है कि नहीं, इसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए तो हो गया ना, समझ में आया कि अभी भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। चलिए नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं, हाँ। चलिए देखिए, तो इसमें भी एक कंडीशन हमारा है कि कोई हल नहीं होगा, है ना। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। चलिए लिख लेंगे कि चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। कोई हल नहीं होता है कब, ये इस कंडीशन में, है ना। रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है, ठीक है। तो a1 भैया के a2, a1 a2 तो समझते हैं ना, x का गुणांक है कि नहीं। a1 x का गुणांक यहाँ पे हो गया k माइनस 1, इधर b1 हो गया हमारा 1 बाई का गुणांक, इधर हो गया 2, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हो जाएगा हमारा काम, है। तो इधर आ जाएगा तो 2k बराबर इधर आ गया k माइनस 1, ठीक है ना। अब k इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बच गया -1, तो 2k माइनस k बराबर -1, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हो गया हमारा k इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए इसमें हमारा p का मान निकालना है ना, कोई हल नहीं है, तो कंडीशन तो वही है, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है तो क्या क्या होगा, इसलिए a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। तो इस कंडीशन में 5 बटा 1 बराबर
B1 हो गया हमारा P और B2 हो गया 2, है ना। ये तो हमको P का मान निकालना है, तो 5 गुना 2 बराबर P, यानी कि P का वैल्यू आ गया 10, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2 नंबर में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, है ना। तो इधर से ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इधर से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर आप समझ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।